हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपनी परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। कल लखनऊ यूनिवर्सिटी का एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी और हम आज इस वीडियो में लगभग पॉलिटी के 52 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए कंटिन्यू बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की सभा प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए का राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं आपके ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति है ये आज़ादी के 14 दिन बाद अर्थात 29 अगस्त 1947 को बनी हुई थी। 1947 को ये बनी हुई थी 29 अगस्त, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष बने वो भी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइज़र या कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री और ये संघीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अगर आपको स्लो लगता हो तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके वहाँ पर ऑप्शन रहता है, जितनी स्पीड में देखना चाहते हो उतनी तेज़ कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा जो गठित हुई थी, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन, जिसके अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ और इस पे संविधान सभा के लिए 389 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। तो इसमें 3 सदस्य थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, एलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। ये 3 इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसको कौन रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, जो सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का भाग बना। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? ऑप्शन नंबर इसमें 26 नवंबर 1949, और इसी दिन लॉ डे या विधि दिवस, कानून दिवस मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं इस दिन। 26 जनवरी जानते हैं संविधान पूरी तरीके से हमारा लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 है। 4 में से कौन सा है आप बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो भारत का गवर्नमेंट एक्ट था 1935 को, उसके अकॉर्डिंग भारत का अधिक से अधिक स्रोत जैसा का तैसा वहाँ से लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जो 1947 था, इसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो था, इसके अकॉर्डिंग भारत को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। 9 नहीं है, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्पररी
सदस्य बनाया गया था। किस प्रांत में से सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए थे? ऑप्शन नंबर बी मद्रास संयुक्त प्रांत से उपस्थित हुए थे। निम्न में कौन सा सत्य है? राजेंद्र प्रसाद प्रांतीय समिति नहीं, गलत है ये। सरदार पटेल मूल अधिकार समिति, ये सही है। वैसे इसमें पीटी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति सही है। अंबेडकर साहब ड्राफ्ट कमेटी, इसमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए था असत्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसमें, क्योंकि तीनों सही हैं। सरदार पटेल मूल अधिकार से थे, नेहरू संघ समिति से थे, अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी से थे। 9th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्वीक्षण का सिद्धांत जो है वो यूएसए से लिया गया है। 10th क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग स्टेट सेंटर, ये अपने यहाँ यही व्यवस्था है। हैज़ बीन वॉर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा वाली संघीय व्यवस्था है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। इसमें मैचिंग है, मैचिंग इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसे मैच कर लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है आपका? डीपीएसपी कहाँ से है? आयरलैंड से। डीपीएसपी आयरलैंड से है। फंडामेंटल राइट्स है यूएसए से। और यूनियन स्टेट रिलेशन अर्थात जो समवर्ती सूची है ना, वो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बात कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। और अमेंडमेंट के रूप में आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा मिलानवान, लेकिन हमने रखा है कि जिससे आपको क्विक रिवीजन भी हो सके। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ए का दूसरा किसमें? ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो आपकी जापान से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से? ये यूएसएसआर या रसिया, यूएसएसआर या रसिया रूस से लिया गया। रिपब्लिकन स्ट्रक्चर ये आपका फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक क्या है? जहाँ पर वंशानुगत शासन न चले उसके लिए निर्वाचन हो, राज्याध्यक्ष का जो है निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी शेड्यूल आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो इस समय कितना है? 12। अगर मूल संविधान में पूछेगा तो वहाँ पर 8 रहेगा, अभी कितना है? 12। और तो मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने आर्टिकल हैं? 395, ये तीनों याद रखना। 395 मूल संविधान में है, 22 भाग है और 8 शेड्यूल है। द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू यूनियन लिस्ट, स्टेट, कंकरेंट, ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट, क्योंकि एजुकेशन जो है इस पर स्टेट सरकार की भी होती है और सेंट्रल भी बना सकता है कानून, तो ये आपकी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, 9th शेड्यूल जो था वो आपका पहले ही संविधान संशोधन 1952 में जो लैंड रिफॉर्म से संविधान संशोधन हुआ था, लैंड रिफॉर्म के लिए उसके द्वारा संशोधन किया गया था, ये पहला संविधान संशोधन था। मैच द फॉलोइंग मैच करना है तो आप मैच करिए। 3rd शेड्यूल में क्या है? पहले अच्छा आप जानते हैं कि 9th शेड्यूल में क्या है? 3rd शेड्यूल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये इससे फॉर्म ऑफ अफर्मेशन से है। और 4th शेड्यूल में आपका एलोकेशन ऑफ स्टेट इन अपर हाउस, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसके बारे में दिया गया है। और 9th में आपका वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, और 10th जो शेड्यूल है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ए क्या है? ए का 4 है, ए का 4 ठीक है। उसके बाद फिर पी का 9th का 3रा है, ये भी ठीक है। 4th सी का पहला है, ठीक है। और डी का 10th शेड्यूल कहाँ है? 2रा है।
यहाँ पर 2 बार 3 लिख दिया गया है, यहाँ पर दूसरा होगा ये। आप याद कर लीजिए शेड्यूल तीसरे शेड्यूल में क्या है, फॉर्म ऑफ अफर्मेशन। 9 शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। 4th शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। 10 शेड्यूल हो गया। और 10th शेड्यूल में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया था वो 10th शेड्यूल में है, दल विरोधी कानून के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन, 11th शेड्यूल रिलेटेड विथ। 11th शेड्यूल में क्या है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत राज, डिवीजन ऑफ पावर्स, प्रोविजन टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपका पंचायती राज है वो 11 में है। कौन से संविधान संशोधन से आया था, 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत। 1992 के तहत इसमें 11वीं अनुसूची जारी डाली गई थी जिसमें पंचायत राज के बारे में बताया गया था। अगर इसका कहाँ जिक्र मिलता है आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है कि यदि राज्य के नीति निर्देशक DPSP में बताया गया है कि पंचायत का संगठन होगा। आर्टिकल 40 के तहत जब इसका प्रयोग किया गया तो 73वां 73rd अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत पंचायत राज बनाई गई जो कि 11th शेड्यूल में डाली गई। पावर ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूनसिपालिटीज़ की बात करें तो 12वीं अनुसूची में है। डिवीज़न ये आपकी शायद 7वीं में है और ये आपकी है अनुसूची नंबर 2। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, ये जो बताता है कि कौन शासन करेगा, वैसे राष्ट्रपति को बनाया गया है कि जो शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पर उसको प्रशासक बनाया गया। ये आपका आर्टिकल अनुसूची 5 में बताई गई इसके बारे में। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, भाग 2 में। भाग 1 में क्या है, राज्य के बारे में बताया है कि राज्यों का संघ। भाग 3 क्या है, भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार वाला है, फंडामेंटल। भाग 4 क्या है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये 36 से DPSP जो है 36 से 51 तक है। फंडामेंटल जो है 12 से 35 आर्टिकल तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। कब ये डाली गई, आर्टिकल जो 51A है उसमें DPSP को डाला गया और 21वें भाग कितने में, पार्ट 4A में दिया गया DPSP फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। 51 की बात करें तो इसमें अशांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। पीस एंड सिक्योरिटी के सेफ्टी के बारे में बताया गया, देश की टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 40 जो संबंधित है पंचायत राज से है। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ का अधिकार है। 21 क्वेश्चन नंबर, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। पार्ट 3 अभी बात की है किससे है, फंडामेंटल राइट से है, फंडामेंटल राइट से है। 22 नंबर क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज, आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है ये। और आर्टिकल नंबर 15 की बात करें तो कहता है कि धर्म, मूल वंश, धर्म, जाति, स्थान और जन्म स्थान, लिंग इन 5 के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा किसी से। और आर्टिकल 16 में कहते हैं सबको अवसर की समता मिलेगी, अवसर की समानता सबको दी जाएगी, ये बताता है 16। और इस 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है। अगला चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर,
Procedure the for creation of legislative council in state has been described in which article of the constitution? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? वो आपका आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया है। और 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, उसकी शपथ कौन दिलाएगा? वो दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। और आर्टिकल 123 जो है अध्यादेश के बारे में बात करता है। ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा अंडर आर्टिकल 123 के तहत, जो राष्ट्रपति जारी करता है। आर्टिकल नंबर 378 की बात करें तो ये अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, जो आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, ये आपकी बात करता है 23 और 24 में। इसमें कहा 23 में कहा गया है कि अगर कोई मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सरम जो होता है उस पर प्रतिषेध होगा। और 24 बताया गया है कोई भी बच्चा जो इसकी उम्र 14 साल से कम हो वह किसी कारखाने माइल्स में काम नहीं कर सकता है, और उससे प्रतिबंध लगाता है। हाँ, और मतलब ऐसी जगह जो खतरनाक जगह में आती हूँ वहाँ पर वह काम नहीं करेगा। 40 पंचायती राज है, 52 और 53 जो है उसमें प्रेसिडेंट से संबंधित है। 52 और 53, 52 में कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा, और 53 कहता है कि भारत जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। और फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर कि प्रेसिडेंट मैच करना है। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 56, और हाई कोर्ट के बारे में बताया गया आर्टिकल 214 से 232 आर्टिकल तक, और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 में बताया गया है। और CAG जो है वो आपका है 148 में बताया गया। CAG जो 76 है, इसमें AGI के बारे में बताया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा कौन सा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? पहले भी पढ़ चुके हैं पंचायती राज किस में है। आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज के विषय में बताया गया। भाग कितना है? ये DPSP का भाग है, पार्ट 4 पार्ट 4। और पंचायती राज की शक्तियों के बारे में कहाँ बताया गया है? 11वीं सूची में बताया गया है 243 आर्टिकल में। वे 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी? इमरजेंसी कब कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी? वो बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। 356 के तहत बात करें तो स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। 360 की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। लगाता कौन है? राष्ट्रपति। लगवाता कौन है? मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री लगवाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस्ड ऑफ द प्रिंसिपल? ये आर्टिकल नंबर 75 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटा सकता है या उनको अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री के कहने। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको अपॉइंट करेगा मंत्रिपरिषद। जैसे कि ये होता है एक, ये है, इससे पूरा मान लो विधायिका है, संसद है, विधायिका है। इसमें कि 15% लोग एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, मतलब कार्यपालिका में रहते हैं। 15% को में से एक PM बनेगा। ये PM 15% को क्या क्या भाग देगा, क्या क्या नियुक्ति जो करवानी है। नियुक्ति कैसे की जाती है? 3 विषय पर नियुक्ति की जाती है। 3 पार्ट उसमें बनते हैं। एक तो कैबिनेट है, एक तो स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और एक स्टेट मिनिस्टर उसके अंतर्गत होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन कराता है? प्रधानमंत्री कराता है। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है।
29 number question. The Constitution of India does not clearly provide for the freedom of press, but the freedom is implicit in the article. ये आर्टिकल नंबर 19 में है, जहाँ पर बोलने का अधिकार दिया गया है, राइट टू स्पीच का अधिकार, उसके अंतर्गत ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी रखा गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज। ये तो इतना पढ़ने के बाद आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अभी पीछे बताया मैंने, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में ये बात करता है कि प्रतिषेध के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में शोषण किया जा रहा है कि जो 14 साल से कम बच्चे हों उनको कहाँ पर काम कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर आप खुद ही जान रहे हैं, आर्टिकल नंबर 24। और यहाँ पर अगर 29 की बात करें तो 29 है अल्पसंख्यकों से अधिकार। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक से, इसको याद रखना, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ से ये लिया गया, 29 और 30 के बारे में बताया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपरली मैच्ड करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 318 नहीं, 124 में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 एकदम सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 331 ये गलत है, ये 315 से 331 तक दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये भी 76 में दिया, 76 में दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही हो गया आपका? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इन विच आर्टिकल द प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। सेम क्वेश्चन आ गया वही, फिर इसमें आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। वैसे होना चाहिए 24, अगर कोई बच्चे को फैक्ट्री में काम करने से रोकता है तो आर्टिकल नंबर 24 बताया गया, लेकिन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हो 23 और 24 में दिया गया, तो जो ऑप्शन में हो उसको आप लगा सकते हैं। अगर दोनों हैं तो प्रायोरिटी आप देंगे 24 को। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 12 डिफिनीसन दी गई, स्टेट की डिफिनीसन दी गई है स्टेट की। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी से संबंधित है, आर्टिकल 29 और 30। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन प्लेस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसके तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था एक आर्टिकल। बात कर रहे थे कि हमारे संविधान में 86 जो अमेंडमेंट हुआ था 2002 के तहत, इसमें जोड़ा गया था एक आर्टिकल जो है 21A, जिसमें कहा गया है कि जो आपका एजुकेशन है वो राइट टू एजुकेशन मोहिनी बनाम कर्नाटक केस था, जिसमें ये 21 आर्टिकल ए जोड़ा गया था। 21A में राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के से जोड़ा गया, और 73 से क्या जोड़ा गया है? पंचायती राज जोड़ा गया है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो इसमें जो इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को, मतलब महाभियोग जो लगाया जाता है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया? जो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। 75 क्या है और 76 किससे संबंधित है? AGI से। और 360 किससे? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। 75 है जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनको हटाने का जो प्रावधान है वो 75 में दिया गया है। 35 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
नियुक्ति किसकी नहीं करता? स्पीकर ऑफ लोकसभा की नियुक्ति नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। अगर आपने वीडियो पिछला पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा के, जो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट नहीं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो ही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो राज्यसभा के जितने भी दोनों सदनों के जितने भी लोग होते हैं, वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेट हो, वो क्या कहते हैं, वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, Who has the right to seek advisory opinion of Supreme Court of India on any question of law? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को किसी को सलाह देनी हो या सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछना हो, ये काम किसका है? ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट, पता है प्रेसिडेंट का अधिकार कितना है? पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। प्रेसिडेंट उसके पीछे काम करती रहती। प्रेसिडेंट की कोई भी, वैसे उसकी लगभग कोई भी शक्ति जो विवेकाधीन नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर या सुझाव पर ही काम करते हैं। 74 क्लॉज 1 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सुझाव पर काम ही करेगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। The disputes regarding the election of president and vice president of India are decided by। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो आपका ही सुप्रीम कोर्ट ही उस केस को देखता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से ली गई, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द एज ऑफ वोटर फ्रॉम 21 to 21। ये आपका 61 अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत जो एज थी वो बढ़ाई गई थी, वो कम की गई थी। क्या हो रहा है भैया? 41 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हुच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स टू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भी बात की है पंचायती राज कितने में है, या 73 के तहत संविधान में संशोधन किया गया था 1992। पंचायती राज ऐड किया गया था ग्रामीण अनुसूची में। 44 कई अमेंडमेंट हुए, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 44 का और 42 का। विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। कहाँ पर ऐड है? 4A में, आर्टिकल 51A। बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट वाज incorporated in the preamble of the constitution। ये ऑप्शन नंबर 1 है 42वें संविधान संशोधन। कई चेंज हुए थे 42वें संविधान संशोधन में हमारे प्रेम्बल में। 44 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर्स बिकम फंडामेंटल राइट्स। ये कब बनाया गया था फंडामेंटल राइट्स? ये कौन से संविधान संशोधन था? जो राइट टू एजुकेशन था उसी के तहत कहा गया था ना कि जो एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 वर्ष को, तो 86 में 2002 में ये बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी।
45 नंबर क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज बीकम नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये 69 अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया, मतलब बोला, उसका नाम चेंज किया गया था और उसको विधानसभा भी उसी समय दी गई थी। पहले दिल्ली था, फिर राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। ये हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज लेटर टू रिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट को देगा। अगर उसको करना है तो एक चीज़ है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट कार्यभार देखेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो CGI देखेगा, कार्यभार का निर्वहन करेगा प्रेसिडेंट के। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट जुड़ा, सेकुलर जुड़ा, इंटीग्रिटी जुड़ा, इसमें डिग्निटी जो है वो नहीं जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। पढ़ना कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, नाट पूछ रहा है तो नाट में सिर्फ सी। द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एस, क्या कहा गया कि इंडिया ए सोबर डेमोक्रेटिव रिपब्लिक है, ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिव रिपब्लिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सुवर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये क्रम याद होना चाहिए, यस यस ट्रिपल एस लगातार, उसके बाद डी, ये याद होनी चाहिए, सो से डी। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इंडिया ए सेकुलर स्टेट। प्रेम्बल में बताया गया है, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और प्रेम्बल बार बार इसकी चर्चा हो तो प्रेम्बल है कि नहीं ये लास्ट में बताया गया, तो प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसीडर ए लैंडमार्क। उसमें क्या कहा गया था, केशवानंद और भारती जो 1973 में जजमेंट आया था उसमें कहा गया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एज डिफाइंड इन द प्रेम्बल में जो बताया गया है, कैन नॉट बी चेंज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। 51 नंबर क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ दिया गया, आर्टिकल नंबर 44 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ दिया गया है, ये आप बताइए, आप जानते हैं ये कहाँ गया दिया गया है, 5 से 32। इसको जो है आर्टिकल नंबर 30 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है संविधान की। इलेक्शन कमीशन 324 में, राइट टू प्रॉपर्टी 300A में, जो पहले 44वें संविधान संशोधन से यहाँ आई है, 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 300A में रखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें अगर मिलाएंगे तो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 और लास्ट क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये आप लोग मैसेज करिए, मैसेज करके बताइए, कमेंट करिए। ज्वाइंट सेशन संयुक्त सत्र, ये किस आर्टिकल में आपके, ये है आपका 87 में। और AGI का जो है, AGI किस में बताया गया है, 76 में। समन एंड प्रेरोगेटिव 85 में। तो डी का पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए का कौन सा है, दूसरा 3 में दिया गया है। बी का कौन सा है, जॉइंट सेशन फोर्थ किस में है, बी और डी में है। सी AGI किस में है, 3, AGI किस में 1 3 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो जाता है। 52 क्वेश्चन है पॉलिटिक्स। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक बार इससे रिवीजन हो जाएगा आपका। जहाँ तक जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैंने लगभग रखा है क्वेश्चन, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो सिंपल है, आप लोग आज पढ़िए और कल आराम से पेपर दीजिए। कोई भी टेंशन रात में न लीजिए, नहीं अब कोई भी चीज़ और एक्स्ट्रा ना पढ़े, जो पढ़ें उसका रिवीजन कर सकते हैं। अन्यथा आप आराम से सोइए आज अच्छे से। कल शाम में सेकंड मीटिंग आप लोगों का टेस्ट, आप लोगों का एंट्रेंस है, अच्छे से दीजिए। और सभी को ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप जहां चाहते हैं वहां पर आपको सेलेक्ट उसमें अच्छा जाएगा पेपर और आपका सेलेक्ट होंगे, ये कामना करते हैं ईश्वर से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ज़रा लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए। और अगर कोई भी कमी हो सजेशन देते रहिए। बिना सजेशन नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, पर्सनली मैसेज करिए, सर ऐसा पढ़ाइए, ऐसा मतलब समझ में नहीं आता, ऐसा करिए। तो निश्चित रूप से सजेशन दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और निश्चित रूप से आप ही के लिए है, पिछला वीडियो देख डालिए जो तीनों वीडियो हैं, नहीं तो हाइड भी किया जा सकता है। अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से हाइड किया जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए अच्छे से, मज़ा आने वाला है। आगे जब पॉलिटी पूरी ख़त्म होगी तब क्वेश्चन करना आपके BHU एग्ज़ाम एंट्रेंस और इलाहाबाद तक, तो काफ़ी कुछ पॉलिटी में हो जाएगा और काफ़ी कुछ कर लेंगे आप सब। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।